जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, हम इस टू द पॉइंट के माध्यम से आपको बताते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। ये हमारी क्लास हो जाएगी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कौन सी क्लास चलेगी? अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको कराएंगे। इसका मतलब क्या है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो हम अभी करा देंगे आपको। उसके बाद जब दूसरा सेगमेंट लेंगे तो जनवरी से लेकर के अभी तक का हम करंट अफेयर्स कराएंगे। करंट अफेयर्स में खासतौर से हमने आपको बताया था कि अलग अलग सेगमेंट हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम इस समय ले रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष, यानी कि यूपी का स्पेशल करंट अफेयर्स। यूपी के स्पेशल करंट अफेयर्स ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के, यानी कि खासतौर से उन बच्चों के लिए लाभकारी है जो उत्तर प्रदेश की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं। इसमें आपको अलग अलग तरीके के एग्जाम आएंगे और उसमें ढेर सारा क्वेश्चन आता है, जैसे यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, समीक्षा अधिकारी का हुआ, या सुपर टेट हुआ, या और जितने भी एसएससी और जो भी एग्जाम होते हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, खासतौर से यूपी ट्रिपल एसएससी के माध्यम से, वो यहां से क्वेश्चनों की संख्या बहुत होती है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए अभी हम उत्तर प्रदेश को लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद हम आपको नेशनल, इंटरनेशनल योजनाएं, प्रैक्टिसेस यानी कि सैन्य अभ्यास और पर्सनालिटीज, जितना भी क्वेश्चन आते हैं जहां जहां से, हम आपको सब कुछ करा देंगे। अभी हम आपको बताते चलेंगे अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 तक को कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम जनवरी से लेकर के मार्च और टिल अभी तक करेंगे। क्वेश्चनों की संख्या अमूमन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक, यानी कि 25 से लेकर के 30 क्वेश्चनों तक पूछे जाते हैं। और इनमें से 25 से 30 क्वेश्चनों में से लगभग टोटल क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन छोड़कर के लगभग सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। इस स्थिति में आप होते हैं तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को देखना है, और इसके साथ साथ में ना ही हम सिर्फ केवल क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये भी बताते हैं कि अलग अलग एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और उसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, इसकी भी जानकारी देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो क्वेश्चन वहां देख करके आपको लगता है कि यार हमने इस तरीके से तो पढ़ाई करी नहीं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के टाइम बजट से, यानी किसका बजट? उत्तर प्रदेश का बजट, यानी कि बजट 2022-23। ठीक, किसका बजट? यूपी का बजट, उत्तर प्रदेश का बजट। हम बात करेंगे जब नेशनल में करेंगे तो भारत यानी कि इंडिया का भी बजट की बात करेंगे, राष्ट्रीय बजट की बात करेंगे, लेकिन हम स्टेट की बजट की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बजट का। तो सबसे पहले होता क्या है प्यारे बच्चों की, एक बच्चों में ये मिथ्या है कि इकोनॉमी का जो सेक्शन होता है अमूमन बच्चों को बहुत ही बुरा लगता है या उनको बोरिंग लगता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इकोनॉमी को अभी आप किनारे रख दीजिए, यानी कि अर्थशास्त्र को आप किनारे रख दीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट ना हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के नाम पर बहुत सारे लोग अलग अलग बात करते हैं। अगर अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, अगर किसी भी सेगमेंट में, जीएस के सेगमेंट में, तो क्वेश्चन इकोनॉमी के जो होते हैं वो करंट से ही आते हैं। उसका कोई टिपिकल इकोनॉमी नहीं पूछी जाती, करंट की ही इकोनॉमी पूछी जाती है, जिसमें एक बड़ा पार्ट तो बजट से ही पूछ लिया जाता है, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको बजट से ही मिल जाएगा। ठीक, तो आइए बजट की बात करते हैं। बजट का मतलब क्या होता है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। बजट का मतलब वैसे ही है जैसे कि इसको कहते हैं लेन देन। लेन देन, बजट का मतलब होता है लेन देन। जैसे आपके पिताजी ने आपके खर्चे के लिए, अगर आप रूम लेकर के बाहर कहीं रहते हैं, तैयारी करते हैं, आपके पिताजी ने आपको खर्चे के लिए 10,000 रुपए भेजे। इस 10,000 रुपए को पूरे मंथ में आप किस तरीके से यूज करते हैं? हो सकता है लास्ट मंथ में जाके किसी से उधार भी मांगना पड़ जाए। फिर आप पार्टी कर सकते हैं, किताबें हैं, चाय है, खाना पीना है, इन सब का विवरण, इन सब के विवरण को ही बजट कहते हैं। ठीक, वित्तीय लेन देन, जिसको अगर आप भाषा में बात करेंगे तो वित्तीय लेन देन को ही हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे आपके आम घरों में बजट यानी कि पैसे खर्चों की लेन देन की जाती है, वैसे ही प्रदेश के स्तर पर भी पैसे आते हैं, कहां खर्च होते हैं, कहां जाते हैं, कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, इसी हिस्से को बजट कहते हैं। ठीक है, मोटी मोटी बात आपको समझ में आ रही है कि बजट किसको कहते हैं। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, कोई माथापच्ची आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब ये भाई परेशान है कि यार बजट क्या होता है, बजट तो हमने देखा ही नहीं यार, बड़ा टफ है हमारे लिए। क्या टफ है बताइए? घर के लेन देन, 10,000 रुपए आपने उधार ले लिए अपने दोस्त से, उसके बाद आपके पैसे आए लौटा दिए, तो उधार का सारा विवरण हो गया, आपने नोट करके रखा होता है कि 10 रुपए की चाय आ गई, दूध आ गया, यही है बजट। ठीक है,
आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर जान लें कि उत्तर प्रदेश में बजट के माध्यम से वित्त मंत्री कौन है, जो पेश करता है बजट, वित्त मंत्री। तो सबसे पहले जान लीजिए, वित्त मंत्री जो हमारे हैं सुरेश खन्ना है उनका नाम, ठीक, सुरेश खन्ना। ये वैसे भी आपको जानना चाहिए और क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, सुरेश खन्ना। इसका मतलब इस बजट को पेश करने वाले कौन हुए, सुरेश खन्ना, ठीक। अब सबसे पहले ये बात ये हो गई कि वित्त मंत्री कौन है, आखिर बजट कितना है। जैसे आप कहते हो यार कि मेरा बजट तो 10,000 रुपए है, 15,000 रुपए है, 20,000 रुपए, मेरे पिताजी मुझे बजट देते हैं कितना, 20,000 रुपए। तो ये तो आपका बजट हो गया, लेकिन प्रदेश का यानी यूपी का बजट कितना है, ठीक है। तो यूपी का बजट मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस के में पूछ लिया गया था डिजिट के साथ में, इसलिए आप नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूं 6151, माफ कीजिएगा 615518.98, ठीक। 6,15,518, 6,15,518.98 करोड़, ठीक, करोड़। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है और इस डिजिट के साथ यानी कि दशमलव के बाद के डिजिट के साथ भी क्वेश्चन को पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में। कहां पूछा गया, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ध्यान रखिए, अब तक का क्या है, सबसे बड़ा बजट है ये, सबसे बड़ा बजट। एक एक चीज आपको बताएंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल शब्दों में सरल भाषा में आपको बताएंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी और सेगमेंट वाइज आपके लिए चलेंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो कितना है, 61,551, 6,15,518.98, ठीक, ये करोड़ है, 615518.98 करोड़ रुपए, सबसे बड़ा बजट है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है, ये तो हमारा कुल बजट हो गया। अगर आप सरल शब्दों में पूछना चाहते हैं तो अगर आपका 10,000 बजट है तो ये मान के चलिए 10,000 रुपए हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, नई योजनाएं, जो अलग अलग नई योजनाएं आती हैं, तो आखिर नई योजनाओं में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, नई योजनाएं जो आएंगी, नई योजनाओं में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ये है 39,181, 39,181.10 करोड़, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझने के लिए बता रहे हैं। तो नई योजनाओं में जो है कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, 39,181.110 करोड़ रुपए, ठीक। राजस्व बचत कितना है, ये राजस्व बचत कितना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे है वैसे देख लीजिए, बस जहां इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे आपको। राजस्व बचत कितना है, तो 43,123.65 करोड़, ठीक, 65 करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़। राजस्व बचत कितना है। अब राजकोषीय घाटा देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, किसका, प्रदेश का, प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है, तो 81,177.98 करोड़, ठीक, करोड़। ये आपका जीडीपी का कितना हो रहा है, यानी राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है, जीडीपी का कितना हो रहा है, 3.96%, 3.96%। सिर्फ ये याद करना है कि राजकोषीय घाटा हमारा कितना है, जीडीपी का 3.96% याद रखिए, 3.96%। ये तो डेटा हो गया एक तरीके से, ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया। यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, यूपी का बजट कितना है, तो 6,15,518.98 करोड़ रुपए, सबसे बड़ा बजट है, ये आपको ध्यान रखना है अभी तक, ठीक है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट के ऊपर, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट घोषित किया गया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए तो आपको आ जाएगा। अब आ जाइए, बात करते हैं किस चीज पे, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है प्यारे बच्चों, बजट कर प्राप्ति, क्या कहते हैं, बजट कर प्राप्ति। प्राप्ति मतलब प्राप्त कहां से होता है, आप इसके लैंग्वेज पे मत जाइए, बजट कर प्राप्ति,
इसके आप लैंग्वेज में बच जाएगी। ये मान के चलिए कि जैसे आपने अपने पैसे मंगवाए तो 10,000 रुपए तो आपके पिताजी ने आपको दे दिए, फादर साहब ने दे दिया आपको 10,000 रुपए। इधर भैया से भी आपने धीरे से 5,000 रुपए के लिए बोल दिया कि साहब 5,000 रुपए आप दे दो, हमें काम है। किससे? ब्रदर साहब से। फिर कहीं से सिस्टर से भी जुगाड़ हो गया 2,000 रुपए का, तो वो भी आपने कर लिया। का मतलब क्या है? अगर ये देखा जाए कि सबसे अधिक किससे प्राप्त हुआ, तो आपके पिताजी से प्राप्त हुआ, फिर किससे प्राप्त हुआ? आपके भैया से प्राप्त हुआ, और फिर किससे पता प्राप्त हुआ? तो आपके सिस्टर यानी कि बहन से प्राप्त हो गए, अगर वो दे देती हैं तो। ठीक है, तो ऐसे ही है बजट का। आखिर आपको जैसे अगर आपके फादर, मदर और सिस्टर से प्राप्त हो रहा है, ब्रदर से प्राप्त हो रहा है, वैसे ही राज्य को यानी कि उत्तर प्रदेश को, यूपी को कहां से रुपए प्राप्त हो रहे हैं? आखिर रुपए यूपी को तो प्राप्त होने चाहिए ना, तभी तो खर्च करेंगे। कहां से प्राप्त हो रहे हैं? तो यही है बजट कर प्राप्ति। ठीक है, आइए देख लेते हैं सबसे ज्यादा जो बजट कर प्राप्ति होती है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे है राज्य वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, राज्य का वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर, जीएसटी जिसको। ठीक, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा वैट से। ठीक, तथा वैट से, बस इसको आपको ध्यान रखना है, वही चीज है। ठीक, अब ये तो जैसे मान लीजिए आपको फादर साहब की तरह प्राप्त हो गए। सबसे अधिक किससे हो रहा है? राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा वैट से। दूसरे नंबर पे किससे प्राप्त हो रहा है आपको पैसा, यानी राजस्व जिसको कहते हैं। अगर इस बजट की प्राप्ति कहां से हो रही है, तो दूसरे नंबर पे आपकी प्राप्ति हो रही है आबकारी शुल्क से। आबकारी शुल्क से। ठीक, आबकारी शुल्क यानी कौन आबकारी शुल्क? बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं आप, समझ में आ रहे हैं। शराब की बिक्री से, शराब की बिक्री से। ठीक, शराब की बिक्री से जो है पैसे मिल रहे हैं, वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा शुल्क मिल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसी भी स्टेट सरकार को मिलता है, अभी हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे क्या नंबर आता है? तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है? तो तीसरे नंबर पे आपके आ जाएंगे स्टाम्प एवं पंजीकरण। स्टाम्प एवं पंजीकरण। ठीक, पंजीकरण। अब आपको ये समझ में ना आ रहा हो, तभी आप कह देते हैं कि ठीक है मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, मैं तुमको स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा। ठीक, जो आप कहते हैं कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, मैं तुमको स्टाम्प पे लिख करके पैसे दे दूंगा, वही स्टाम्प है एवं पंजीकरण। तीसरे नंबर पे आ रहा है। और चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है? चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? तो चौथे नंबर पे आ रहा है हमारा वाहन कर। वाहन कर यानी कि जो आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, जो भी कुछ, उससे जो कर होता है। ठीक, तो ये लगभग 4 चीजें हैं जिससे आपको ये बजट कर की प्राप्ति, मतलब ये है कि सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को पैसे मिलते हैं, वो फिर आपके योजनाओं पर, अलग अलग जगहों पर सरकार खर्च करती है। ठीक है, तो कई बार प्यारे बच्चों ऐसा होता है कि आप पता लगेगा कि ऑप्शन में पूछ लेगा बजट कर प्राप्ति सर्वाधिक कहां से, निम्नलिखित में से बजट कर प्राप्ति सर्वाधिक कहां से होती है, और राजस्व वस्तु एवं सेवा कर हटा करके इसको आबकारी शुल्क को देख लेगा। ठीक, तो आप इसको ढूंढने लगे। अगर ये नहीं है तो अपने आप ये ऊपर सबसे हो गया, इन दोनों में से नहीं है तो ये सबसे ऊपर हो गया, इन तीनों में से कोई नहीं है तो ये सबसे ऊपर हो गया। ठीक, ये अगर क्रम लगवाने के लिए करेगा तो ये क्रम हो जाएगा एक नंबर पे। ये अलग अलग एग्जामों में अलग अलग हो जाता है। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, अगर कोई वनडे एग्जाम है, अगर वहां सीधे सीधे पूछे करेगा तो सीधे सीधे आपको ऑप्शन यही मिल जाएगा, या सिर्फ ये मिल जाएगा। हो सकता है कि बड़े एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछे तो हो सकता है इन चारों को पूछ ले। ठीक है, यही 3-4 तरीकों से क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इसी तरीके से बनेंगे। ठीक, अच्छी तरीके से आप समझ गए, कोई दिमाग नहीं लगाना सर, बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है। कैसे करके करना है कि जैसे जैसे आप अपने घर को समझ लीजिए कि कैसे आपका खर्चा चल रहा है, वैसे ही प्रदेश का और वैसे ही देश का खर्चा चलता है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, अपने घर के खर्चे की तरह पूरे स्टेट का खर्चा आप चला दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ मोटी मोटी बातें और छोटी छोटी बातें देख लेते हैं बजट से रिलेटेड कि क्या है बजट से रिलेटेड छोटी और मोटी बातें कैसे। तो $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, इसके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बना देंगे। ठीक,
क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां पर कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश ने हाल ही में $1 ट्रिलियन अपनी अर्थव्यवस्था का $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। उल्टा कर देगा क्वेश्चन को, कैसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से कितने $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है? 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन। ठीक, यही 2-3 माध्यम होते हैं क्वेश्चन बनने के, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है आपका। ठीक है, अभी भी हम बजट पे हैं, उत्तर प्रदेश के बजट पे। मैंने आपको बताया सेगमेंट लेके चल रहे हैं यूपी का, यानी कि यूपी का करंट अफेयर्स लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो आप जानते हैं गैस सिलेंडर का वितरण होता है, फ्री गैस सिलेंडर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक, उज्ज्वला योजना। इसके अंतर्गत इस बार उत्तर प्रदेश के बजट में, यानी कि 2022-23 के बजट में यह कहा गया है कि 1.67 करोड़ एलपीजी गैस मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा? 1.67। ये याद करने की चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? सिलेंडर, गैस के सिलेंडर दिए जाते हैं। 1.67 इस बार बजट 2023 में ये लक्ष्य रखा गया है कि इतने मुफ्त में सिलेंडर दिए जाएंगे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं एक और, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। क्या है? मैं प्रधानमंत्री ना लिख के पीएम लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, शॉर्ट में हो जाएगा। यानी कि पीएम प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, किसान ऊर्जा सुरक्षा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ठीक, महाभियान। ठीक, अब ये क्या है? ठीक, इस बार बजट में एलोकेट किया गया है, बजट के में ही है। महाभियान योजना क्या है? तो 2022-23 तक इस बजट में कहा गया है कि 2022-23 तक 1500 सोलर पंप, ठीक, 1500 सोलर पंप लगाए जाएंगे। कितने लगाए जाएंगे? 1500 सोलर पंप लगाए जाएंगे। सोलर पंप लगाए जाएंगे, मतलब कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में सबसे अधिक जो परेशान है वो किसान है, और किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है? सिंचाई की। तो उस सिंचाई सुविधाओं को देने के लिए, अब चूंकि कई बार ऐसा होता है कि खेत अलग अलग दूर दूर होते हैं, वहां पंपिंग सेट की व्यवस्था अगर तो हो सकती है, लेकिन हो सकता है बिजली पहुंचने में बड़ा दिक्कत आती है या बहुत लंबा तार लेके जाना पड़ता है। तो सोलर पंप के माध्यम से, यानी कि सोलर पंप के माध्यम से किसान कहीं पर भी अपना पंप लगा सकता है और सिंचाई कर सकता है। इससे क्या क्या फायदे हो जाएंगे? एक तो बड़े आसानी से जो है सिंचाई का काम हो सकता है किसान के लिए। दूसरा, ऊर्जा की सुरक्षा, देखिए इसी में लगा, ऊर्जा की सुरक्षा होगी। ठीक, ऊर्जा की सुरक्षा होगी तो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होगा। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होगा तो क्या होगा? आपको बताया था कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो कि लक्ष्य रखा गया है 2017 तक। हमारी कल बात हुई थी आपसे, 2070 तक लक्ष्य रखा गया है शून्य कार्बन उत्सर्जन का, वो भी फुलफिल होगा। कोयले के ऊपर हमारी जो आधार है, नहीं कोयले के ऊपर जो हम निर्भर हैं, वो भी कम होगा। अगर सोलर पंप या सोलर से चीजें चलेंगी तो कोयले से नहीं की जो बिजली बनती है, तापीय बिजली, उसकी कमी होगी। तो हमारी जो निर्भरता है कोयले के ऊपर वो कम होगी। समझने की कोशिश की, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या है? कितना? 1500 सोलर पंप। इसके अंदर पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान के अंतर्गत इस बार जो 22-23 में बजट में 1500 सोलर पंप लगाने की बात की गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक, तो आप अब चूंकि देखिए, आपको ध्यान रखनी चीजें, आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। कूल जरूर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहां से क्वेश्चन भर भर के आएंगे आपके लिए। आप ये समझ लीजिए, जब भी एग्जाम देंगे तो आपको समझ में आएगा। बस आप धैर्य बनाकर इसको देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए, बस इतना काम करिए। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या है?
बजट के अंदर ही क्या कहा गया है, बजट के अंदर ही वाराणसी के अंदर, बनारस यानी वाराणसी के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ठीक, क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, स्टेडियम। इसके लिए बजट के अंदर 95 करोड़, ठीक, कितना 95 करोड़ रुपए एलोकेटेड किए गए हैं। ठीक, करोड़ दिए गए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 95 करोड़ दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में निम्नलिखित में से किस जगह पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हुआ है या हो रहा है, तो वाराणसी। ठीक, वाराणसी ये संसदीय क्षेत्र भी है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, ध्यान रखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एक लखनऊ में भी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम इकाना स्टेडियम है, लेकिन ये बनारस के अंदर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, लगभग बन के तैयारी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि 2070 के अंदर अगर शून्य कार्बन यानी ग्लोबल वार्मिंग समझा एनवायरमेंट को सही करना है, तो उसकी जगह पे क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो डीजल या पेट्रोल व्हीकल है उसको बंद करके इलेक्ट्रिक पर जा रहे हैं लोग। ठीक, बिजली की कारों या बिजली के जो चलने वाली चीजों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको एडवांस इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, उसके अंतर्गत ही क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति आई है। कैसे आई है, बात करते हैं इस पर। यूपी की, उत्तर प्रदेश को यूपी लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति। ठीक, नीति क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति क्या है, 2022 से 27 तक। ठीक, 2022 से 27 तक क्या मतलब हुआ, आप जैसे नीति बनाते हैं अपनी कि मुझे 2023 में एग्जाम देना है तो मैं 2022 तक ये कर लूंगा, या 25 में एग्जाम देना है तो 2024 तक 23 तक मैं कोचिंग करके समाप्त कर लूंगा, फिर 2025 तक, ये क्या होगी, आपकी नीति होगी। इसी तरीके से यूपी उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में जारी की गई उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति निम्नलिखित में से कब से कब तक है, 2025 से 2028, 2022 से 2025, 2022 से 27, 2022 से 27, सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन पूछे गए इससे पहले प्यारे बच्चों। तो नीति, अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है प्यारे बच्चों कि इसी के अंतर्गत यानी कि व्हीकल नीति के अंतर्गत नहीं, लेकिन 2030 तक एक लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि 2030 तक जितने भी सरकारी वाहन हैं जो डीजल और पेट्रोल चलते हैं उनको ईवी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कब तक, 2030 तक। इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 2030 तक, कब तक कर दिया जाएगा, 2030 तक। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने सरकारी वाहनों को निम्नलिखित में से कब तक इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट करने की बात की गई है, 2020, 2025, 2030, 2040। ठीक, ऐसे करके तो 2030 तक। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों, प्रोत्साहित किया जाएगा, सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, कुछ छूटें दी जाएंगी, पेट्रोल पंप जहां जहां हैं उन जगहों पर भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीन लगाई जाएगी, या 8 से 9 किलोमीटर के बीच में कहा गया है कि हर 9 किलोमीटर के बीच में आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। इस तरीके से चीजें चेंज की जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें और उससे चलें, ताकि पॉल्यूशन भी नहीं होगा और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया, उत्सर्जन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दूर होगी। ठीक है, तो इस तरीके का चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया, आगे देख लेते हैं। तो ठीक है, तो इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, आगरा में क्या हुआ है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया गया है। ठीक, किस कौन सा आधारित, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया गया है। ठीक, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम है। ठीक है, ये देश का पहला ऐसा जिला है प्यारे बच्चों, देश का, पूरे देश का पहला ऐसा जिला है, कौन, आगरा। यहां पर लगाया गया है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम। है क्या कि ताज, चूंकि स्मार्ट सिटी भी है आगरा, और यहां पर क्या है, ताजमहल है, जो कि आप जानते हैं कि 7 अजूबे में से एक अजूबा है ताजमहल। इसके ऊपर थोड़ी समस्या आ रही है,
तो इसको बचाने के लिए जो नीचे के इलाके हैं, नहीं ताजमहल के जो नीचे के इलाके हैं, वहां पर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लाया गया है। एक नई टेक्नोलॉजी है जो नीदरलैंड से ली गई, यानी कि इसका जो रखरखाव कर रही है वो नीदरलैंड कर रहा है। नीदरलैंड देश है, नीदरलैंड के द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा, इसका वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का। ठीक है, तो क्या होगा, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम ये कहां देश में पहली बार आगरा में ये लाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि देश में पहला जिला है आगरा, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन ले रहे हैं। हमने बात की थी काला नमक चावल की। ठीक, तो काला नमक चावल की बात की थी, तो काला नमक चावल हमने कल बात की थी कि 2 परीक्षण किए गए हैं काला नमक चावल के, पूसा नरेंद्र 1638 और 1652, और दूसरा है 1652। ठीक, जिसको श्रावस्ती का बौद्ध भगवान बुद्ध के श्रावस्ती का उपहार भी कहा जा रहा था, मैंने कल बात की थी। इसको जो है इसी के लिए 2021 का प्रधानमंत्री अवार्ड मिला है। ठीक, प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन में। ठीक, किसमें मिला है, लोक प्रशासन में। ठीक है, ये याद रखना है, लोक प्रशासन में 2021 का ध्यान रखिएगा। 2021 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है इसके लिए, पूसा नरेंद्र 1638 और पूसा नरेंद्र 1652। काला नमक है, कौन सा चावल, काला नमक की प्रजाति है। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड मिला है, 2021 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला, ये जानने की जरूरत है आपको बस। ठीक है, तो एक तरीके से अब हमने आज आपको बजट पर चर्चा कर ली, उत्तर प्रदेश के बजट पर चर्चा कर ली। ठीक, अब आइए देखते हैं क्या है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब कुछ पढ़ करके निकाले गए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अभी हाल ही में क्या हुआ है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। ठीक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, ठीक, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, पीएम साहब ने किया है। ठीक, पीएम साहब ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने उद्घाटन कहां किया, ठीक, तो ये है जालौन जिले में। जालौन का नाम सुना होगा आपने, जालौन जिले के उरई तहसील है। ठीक, उरई क्या है, जालौन जिले की उरई तहसील है कि कैथरी गांव से। ठीक, उरई तहसील की कैथरी गांव। ठीक, सब इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, कैथरी गांव से। कहां पर उद्घाटन किया गया यहाँ पे, तो कैथरी गांव भी पूछ सकता है, उरई भी पूछ सकता है और जालौन भी पूछ सकता है। ठीक, और किसने किया, पीएम मोदी ने। देख रहे हैं आप, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पीएम ने किया, जालौन ने किया, उरई तहसील, कैथरी गांव, किस चीज का, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। ठीक है, क्वेश्चन सब पूछे गए हैं अलग अलग। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था तो वहां से क्वेश्चन पूछा था, जब आगरा एक्सप्रेसवे बना था तो वहां से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा जरूर। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कि लंबाई कितनी है इस एक्सप्रेसवे की, क्योंकि लंबाई भी पूछी गई थी। ठीक, लंबाई आगरा एक्सप्रेसवे की लंबाई भी पूछी गई थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई भी पूछी गई थी, और अब आप बनाए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसकी भी लंबाई पूछी जा सकती है। 296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, फारजी की कोई चीज आपको बता ही दे रहे हैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इस जगह से। लंबाई कितनी है, 296 किलोमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसका, किन किन जिलों से होकर गुजर रहा है ये। ठीक, ये एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से होकर गुजरेगा, इस पर बात करेंगे। अच्छा, ये उद्घाटन तो पीएम साहब ने जालौन के उरई के कैथरी गांव में कर दिया, लेकिन ये कहां से कहां तक बना है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहां से कहां तक बना है प्यारे बच्चों, ये बना है चित्रकूट जिले के गोंडा गांव से। ठीक, चित्रकूट जिले में क्या है, गोंडा गांव है। गोंडा जिला भी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ध्यान दीजिए गोंडा गांव है ये। ठीक, चित्रकूट जिले के गोंडा गांव से कहां तक है, इटावा जिला जो है। ठीक, कहां तक है, गोंडा गांव से इटावा जिले के कुदरेल गांव तक। ठीक, इटावा में कुदरेल गांव है।
इटावा में क्या है, कुदरैल गांव, कुदरैल गांव है। ठीक, पता लगेगा, क्वेश्चन ये देगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जगह से किस जगह तक बना है, तो गोंडा से कुदरैल से दे दे, ऐसे दे देते हैं, गोंडा से कुदरैल, उसके बाद बाकी एक दो तीन और गांव, तीन ऑप्शन में तीन गांव दे देंगे या दे देंगे। अब ये क्वेश्चन हटा दीजिए, ये ना पूछ करके ये पूछ दे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस निम्नलिखित में कहां से कहां तक बना है, तो चित्रकूट, चित्रकूट से इटावा, ये दे दे सिर्फ। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है कि एक चीज जाननी है, आपको ऐसा ना हो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पढ़ के तो गए आप, लेकिन यही चीज भूल गई और क्वेश्चन यहीं से आ गया, तो आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, पढ़ा लिखा सब बेकार हो, चौपट हो जाएगा। ठीक, इसीलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको रिवीजन करते रहना है, बाकी हर चीज, हर एस्पेक्ट्स हम बता देते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन किस किस तरीकों से बन सकता है। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे अभी हम, अब इसकी आधारशिला जो रखी गई थी प्यारे बच्चों 2020 में, 2020 फरवरी में रखी गई थी, फरवरी में रखी गई थी और 2022 में बन के तैयार हुआ। ये कुल इसमें लगे 28 महीने। ठीक, कितने महीने, 28 महीने या 23 महीने, 28 महीने। ठीक, 28 महीने लगे हैं। कितने महीने लगे हैं, कितने मंथ लगे, 28 महीने में ये आपका बन करके तैयार हो गया। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, 28 महीने में बनकर तैयार हुआ, ध्यान रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बनता ये है प्यारे बच्चों कि ये किन किन जिलों से होकर गुजरता है, कुल कितने, पहली बात ये कुल कितने जिलों से होकर गुजरता है, कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिलों से गुजरता है, तो कुल 7 जिलों से गुजरता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कुल कितने जिलों से होकर गुजरता है, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऑप्शन में दे देगा, तो कितने से होता है, 7 से गुजरता है। अब इन 7 के नाम इंपॉर्टेंट है, तो आइए मैं यहां पे लिख देता हूं बोर्ड पर, आप जानिए इसको क्या है। पहला चित्रकूट, नोट कर लीजिए, आप नोट करना चाहें तो चित्रकूट। ठीक है, पहला क्या है, चित्रकूट। बांदा, दूसरा है बांदा, तीसरा है महोबा, महोबा, तीसरा है महोबा। ठीक, चौथा है हमीरपुर, हमीरपुर, पांचवा है जालौन, छठा है इटावा, इटावा, और लास्ट 7वां कौन सा है, छठा है इटावा, 7वां कौन सा है, औरैया। ठीक है, कौन सा, औरैया, औरैया। ठीक, इन 7 के नाम जानना आपको जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। 4 ऑप्शन में 4 दे देगा, एक में दे देगा कोई और, कानपुर दे देगा या कुछ भी दे देगा, आपको नहीं पता चलेगा। तो कौन सा है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, इटावा, औरैया। इन 7 को याद करना, बार बार रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब ये भाई कह रहा है कि भाई याद ही नहीं हो रहा साहब ये तुमसे, तो भाई याद कैसे नहीं होगा भाई, चित्रकूट घुमाया तो बांदा घुमाया, महोबा चला गया, इटावा आ गया, जालौन आ गया, हमीरपुर, औरैया हो गया, सब घूम के आ जा भाई। मैप में ना कुछ हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का मैप निकाल ले भाई, देख ले इसने, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने करना है। अगर यहां से भी बताया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो फिर इससे बड़ी फॉल्ट क्या हो सकती है, आप बताओ। ये तो बहुत बड़ी फॉल्ट हो गई कि अगर आप बताया हुआ क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं। तो करना करने में 7 जिलों को याद करना है। आप याद कर लो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस मान के चलो घूम के आ गया मैं, मैप से घूम के आ जाओ आप। ठीक है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। अगर क्वेश्चन आता है तो अगर बाहर आए आप कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिए साहब आपने नहीं बताया था ये चीज और ये आ गई। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे हैं सबकी एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जिसमें पूर्वांचल के सारे होंगे, आगरा एक्सप्रेसवे पे होंगे, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेरठ से लेकर के आपका बन रहा है इलाहाबाद तक, जितने भी एक्सप्रेसवे हैं सबके डेटा आपको एक सारणी, एक तालिका बना करके आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान पुरस्कार, यानी कि यूपी के हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, हिंदी संस्थान
द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन देता है? यूपी द्वारा हिंदी संस्थान पुरस्कार देता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे सेगमेंट में पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट हैं हम उसकी बात करेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान पुरस्कार 2022। ठीक, इसके अंतर्गत क्या है? पहला है भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है, भारत भारती पुरस्कार। ठीक, भारती पुरस्कार पुरस्कार होता है 8 लाख की इसकी राशि है, यानी कि जिसको भी पुरस्कार मिलेगा 8 लाख रुपए मिलेंगे, 8 लाख रुपए मिलते हैं। और गंगा जी की प्रतिमा मिलती है, गंगा की प्रतिमा। ठीक, प्रतिमा कह लीजिए, प्रतिमा। ठीक है, गंगा जी की प्रतिमा मिलती है। तो अब भारत भारती पुरस्कार दिया किसको गया है? 2022 का भारत भारती पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये है डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। कौन है? डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। ठीक, त्रिपाठी जी हैं। ठीक, दिल्ली के हैं। ठीक, दिल्ली के हैं रामनाथ त्रिपाठी। आपको ध्यान रखना, ये भाई आपने याद करना पड़ेगा कि भारत भारती पुरस्कार किसको दिया गया? हिंदी संस्थान का पुरस्कार यूपी में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के पुरस्कार के अंतर्गत भारत भारती पुरस्कार जो दिया गया है डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया। इसी के अंदर हिंदी संस्थान पुरस्कार के अंतर्गत ही लोहिया साहित्य सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ये 1 नंबर पे हो गया लोहिया, लोहिया साहित्य सम्मान, साहित्य सम्मान दिया जाता है। अब याद रखिए, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया भारत भारती पुरस्कार, लेकिन लोहिया साहित्य सम्मान कम पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बता देते हैं। अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा को किसको दिया गया है? डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा को, नाथ मिश्रा को। ठीक, मिश्रा को दिया गया है। ये कहाँ के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड का मतलब देहरादून, आप मान लीजिए देहरादून के हैं। ठीक है, और तीसरा पुरस्कार दिया जाता है, वो दिया जाता है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान। क्या दिया जाता है? महात्मा गांधी साहित्य सम्मान है। ठीक, साहित्य सम्मान दिया जाता है। ये किसको दिया गया? ये भी बहुत कम पूछा जाता है, उसके बावजूद भी आपको बता देते हैं कि डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को। किसको? डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल। आपको नाम से ही मालूम चल गया होगा कि पाटिल है मतलब महाराष्ट्र के। ठीक, महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के हैं। कौन? डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल। ये आपका समाप्त हो जाता है यहाँ पर यूपी का हिंदी संस्थान का पुरस्कार। 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो ये 20-25 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट जिसमें भारत भारती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी लोहिया और महात्मा गांधी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानकारी के लिए आपको बता दिया ताकि याद रहे चीज। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियोस थोड़ी जरूर हो जाएंगी बड़ी, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, पेशेंस के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको फायदा बहुत होने जाता है प्यारे बच्चों। आप देखेंगे कि एग्जामों में आपको सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप जानते हैं एनसीआर का नाम खूब सुना है आपने, एनसीआर। ठीक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली में होता है, आपको पता है कि एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं इसको, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक, दिल्ली के आसपास इलाके, नोएडा है, गाजियाबाद है, हरियाणा का है, हरियाणा के कई जिले हैं, उसमें राजस्थान के जिले हैं, मेरठ तक के हिस्सों को मिला करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया ताकि दिल्ली के ऊपर बर्डन कम हो, बाकी हिस्सों में भी विकास हो सके और लोग वहां से रह सके, यानी कि दुर्लभ। अब इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। आप कहोगे कि भाई ये क्यों बता रहे हो आप, ये तो हमको पहले से पता है। तो इसी के तर्ज पर क्या बन रहा है? राज्य राजधानी क्षेत्र। ठीक, स्टेट CR। ठीक, स्टेट कैपिटल रीजन कहां पर बनाया जा रहा है? लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में, यानी कि स्टेट मतलब राज्य, राजधानी क्षेत्र, कहां? लखनऊ के आसपास। राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, लखनऊ के आसपास को क्षेत्रों को मिला करके
राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जा रहा है। भारत में एक तरीके से ऐसा पहला राज्य के अंदर ऐसा पहला किया जा रहा है कि राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जा रहा है। कहाँ? उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ में। ठीक, तो अब इसके अंतर्गत आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर इसमें कितने जिले लिए जा रहे हैं। यानी लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं जितने, उन सबको लिया जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। तो एक नंबर लखनऊ तो खुद है इसमें, ठीक। दूसरे नंबर पे उन्नाव, ठीक, उन्नाव पास में जिला है उन्नाव। तीसरे नंबर पे क्या है? कानपुर, कानपुर नगर। और चौथे नंबर पे कानपुर देहात, कानपुर देहात, ठीक। पांचवें नंबर पे है रायबरेली, रायबरेली। छठे नंबर पे है बाराबंकी, ठीक। और सातवें नंबर पे है सीतापुर, ठीक, सीतापुर। यानी कि कुल कितने जिले हैं? 7। इससे पहले आपने क्या देखा था? 7 जिलों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो गुजरता है वो 7 जिलों से गुजरता है। और हमारा एससीआर है कि राज्य राजधानी क्षेत्र भी 7 जिलों को मिला करके बनाया जा रहा है। किसको? इसको लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पूछ लेगा राज्य राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता है, या पूछ लेगा राज्य राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला आता है। सब हटा करके केवल उन्नाव रख देगा, सब हटा करके केवल कानपुर नगर रख देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। और तो ये हो गया यहां से क्वेश्चन। आज बोर्ड थोड़ा मिटने में दिक्कत कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जरूर काला काला सा दिख रहा होगा। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि ऐसी दिक्कत ना आए आपको। थोड़ी सी हो सकता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये आज की दिक्कत है, कल से कोशिश करेंगे कि किसी माध्यम से इसको सॉल्व करके आप तक लाने चाहिए। लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। चीज़ें हो सकता है कि थोड़ी पुराने जमाने पहले की तरह दिखाई दे, स्मार्ट ना हो उतना, लेकिन कंटेंट में स्मार्टनेस की कोई कमी नहीं होगी। ये दावे के साथ मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे जाइए। देश के अंदर पहली बार नाइट सफारी का उद्घाटन, नाइट सफारी, ठीक, नाइट सफारी। डे सफारी बहुत सारी है, सफारी वो है जहां पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, जानवर हैं जिनको आप जाकर के देखते हैं अंदर। लेकिन रात में, दिन में तो जाने रात में मनाही होती है, लेकिन रात में नाइट सफारी करने के लिए अब रात में भी आप जाकर के इसका मजा और लुत्फ उठा सकते हैं। नाइट सफारी देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नाइट सफारी खोला जा रहा है, ठीक। नाइट सफारी पार्क और इसके साथ में जैव विविधता पार्क भी, जैव विविधता पार्क भी, ठीक, विविधता पार्क, ठीक है। ये कहां? लखनऊ में। लखनऊ में एक जगह कुकरेल है, कुकरेल पार्क है, कुकरेल पार्क। यहीं पर जो लोग लखनऊ के होंगे या कभी घूमने फिरने आएंगे कुकरेल को जानते होंगे, कुकरेल पार्क है। यहीं पर नाइट सफारी और जैविकता पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक। इससे पहले क्या है, ये किस तर्ज पर? सिंगापुर में इस तरीके का नाइट सफारी, सिंगापुर में इस तरीके का नाइट सफारी है, और भारत में आपको लखनऊ के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि कहां पे है नाइट सफारी, कहां खोला जा रहा है? लखनऊ में, और जैव विविधता पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देश में क्या है? भरतौल जो है एक जगह है यूपी में, भरतौल, नाम ध्यान रखिएगा, भरतौल है उत्तर प्रदेश में, यूपी में है भरतौल। और यूपी में भरतौल कहां पड़ता है? तो यूपी में भरतौल पड़ता है बरेली में पड़ता है, बरेली जिला के, बरेली जिला में एक बिथिया चैनपुर ब्लॉक है। क्या है? बिथिरी चैनपुर ब्लॉक। कौन सी है? बिथिरी चैनपुर ब्लॉक है, ठीक, चैनपुर ब्लॉक। इतना अंदर जाके मेरे प्यारे बच्चों इसलिए बताना पड़ता है कि यूपी का एग्जाम है, यूपी से स्पेशल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बरेली तो जिला का नाम हो गया। अगर यूपी वालों को ही परेशान करना चाहते हैं तो ये पूछ देंगे बिथरी चैनपुर ब्लॉक। अब भरतौल जो गांव है वो क्यों फेमस है? यहाँ हर घर, सभी घरों में आरओ का पानी अवेलेबल है,
आरओ आप जानते हैं, जो घरों में आरओ का पानी पीते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रणाली होती है, एक पद्धति होती है, एक तकनीकी है जिससे पानी को साफ किया जाता है। ये भरतौल एकमात्र जिला ऐसा हो गया है, भरतौल एक ऐसा गांव हो गया जिसमें आरओ का पानी सभी को, पूरे गांव में आरओ का पानी, हर घर में आरओ का पानी मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सा? बरेली के अंदर, बिथरा चैनपुर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये मिल रहा है। ठीक, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन भी डिस्कशन करते चले जाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है, फर्रुखाबाद में पड़ती है, जिसको फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है, जिसको क्या किया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने, FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है। ठीक, मानक प्राधिकरण है। इसने क्या किया है? 5 स्टार रैंकिंग दी है यहाँ के खाने को। मतलब क्या है? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में इतने अच्छे खाने मिलते हैं, तो इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। ठीक है, क्या होगी? 5 स्टार रेटिंग मिली है। ठीक, रेटिंग दी गई है, इसने दिया है, कोई छोटी मोटी संस्था ने नहीं दिया है, FSSAI ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, इसने 5 स्टार रेटिंग दी है। किसको? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में, क्योंकि वहां पर पता लगेगा टाइम से दलिया और अच्छा भोजन, एक नंबर का खाना आपको, मतलब जेल में भी रह करके आप आनंद उठा रहे हैं घर से भी अच्छा खाने का, क्योंकि घर में भी हमारे 5 स्टार होटल 5 स्टार रेटिंग का खाना नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ सेंट्रल जेल में मिल रहा है। तो आप कहीं ये ना सोचिए कि कहीं हम जा करके वहां रहें आराम से हॉस्टल छोड़ करके तो मजेदार खाना मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि सिर्फ खाना ही मिल रहा है इनको, बाकी और कुछ बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेदखल है, इनसे कोई मतलब नहीं, अपराधी हैं ये लोग। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है। याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में 5 स्टार रेटिंग से मिला है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने जितना भी डिस्कशन किया यूपी स्पेशल, लगभग आपका यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स खत्म हो रहा है। मिसलेनियस पार्ट रह गया है, मिसलेनियस पार्ट एक छोटी सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिसलेनियस पार्ट दे देंगे। का मतलब ये है कि अप्रैल 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का आपका यूपी का करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर से हम राष्ट्रीय जितनी भी घटनाक्रम होंगे एक साथ ले लेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एक साथ लेंगे, फिर योजनाओं को एक साथ लेंगे, सैन्य प्रैक्टिस जो होती हैं यानी कि युद्धाभ्यास जिसको कहते हैं उसको एक साथ लेंगे, किताबें एक साथ ले लेंगे, सब सेगमेंट को एक एक साथ कर आपको समाप्त कर देंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे आपको जनवरी से लेकर जनवरी 2023 से लेकर टिल अभी तक का हम सारा करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, और बिल्कुल विस्तार से क्वेश्चन फॉर्मेटिंग के साथ में आंसर कैसे करना है, और सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कोई उलझुल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को टू द पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारी मेहनत को हौसला दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।